साल 1798। भारत एक कह सकते हैं कि एक शतरंज की बिसात जैसा है। और तभी एक नया खिलाड़ी आता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। हाँ, और उसका सिर्फ एक मकसद है, शह और मात। बिल्कुल। आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करेंगे कि कैसे सिर्फ 7 सालों में वेलेस्ली ने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। और हमारे स्रोत वही हैं, इस दौर के ऐतिहासिक दस्तावेज, जो बताते हैं कि ये जीत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ी गई थी। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ वेलेस्ली की महत्वाकांक्षा नहीं थी, एक तरह से ये अंग्रेजों की जरूरत भी थी। जरूरत? कैसी जरूरत? देखिए, उस वक्त यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी। नेपोलियन का खतरा सर पर था। अच्छा। और अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं फ्रांस भारत में उनसे बाजी ना मार ले। भारत के जो संसाधन थे वो इस वैश्विक लड़ाई के लिए बहुत जरूरी थे। तो वेलेस्ली के लिए ये सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि एक तरह से सर्वाइवल की लड़ाई थी। और भारत के अंदर के हालात कैसे थे उस वक्त? अंदर के हालात कह सकते हैं कि एकदम मुफीद थे। भारत में उस वक्त की दो बड़ी ताकतें, मैसूर और मराठा, वो अंदरूनी तौर पर कमजोर हो रही थीं। तो वेलेस्ली ने इस मौके को पहचाना। उसके लिए आक्रामकता न सिर्फ आसान थी बल्कि बहुत फायदेमंद भी। तो मतलब माहौल एकदम तैयार था। वेलेस्ली ने इस शतरंज के खेल में 3 मुख्य मोहरों का इस्तेमाल किया। हाँ, 3 तरीके थे उसके। एक था सीधा युद्ध, दूसरा था पहले से ही कब्जे में आए राजाओं के इलाके हड़पना, और तीसरा उसका सबसे खतरनाक मोहरा, सहायक संधि। सहायक संधि, एक ऐसा दाव जिसे सब्सिडियरी अलायंस कहते थे। चलिए इसी चाल से शुरू करते हैं। ये सहायक संधि सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, जैसे कोई मदद का हाथ बढ़ा रहा हो। बिल्कुल, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। बिल्कुल, और यही इसका सबसे बड़ा धोखा था। देखिए, ये कोई एकदम नई चीज नहीं थी, लेकिन वेलेस्ली ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, मतलब एक सिस्टमैटिक हथियार। अच्छा। कागज पर ये संधि सुरक्षा का वादा करती थी, लेकिन असल में ये राज्य की आत्मा को ही धीरे धीरे खत्म कर देती थी। तो इसमें होता क्या था? क्या शर्तें थी इसकी? इसके तहत जो भी भारतीय शासक संधि करता था उसे कुछ शर्तें माननी पड़ती थीं। पहली और सबसे बड़ी शर्त, शासक को अपने राज्य में एक स्थायी ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखनी होगी। अपने ही राज्य में? हाँ, अपने ही राज्य में। कहने को तो ये सेना उसकी सुरक्षा के लिए थी, लेकिन असल में ये उस पर नजर रखने के लिए थी। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त, इस सेना का सारा खर्चा यानी सब्सिडी वही शासक उठाएगा। 1 मिनट रुकिए, मतलब राजा अपनी ही सुरक्षा के लिए पैसे दे, लेकिन उस सेना पर उसका कोई कंट्रोल ना हो? कोई कंट्रोल नहीं। और वो सेना उसके ही घर में बैठकर उसी पर निगरानी रखे? कोई भी शासक इस पर राजी कैसे हो गया? यही तो वेलेस्ली का दिमाग था। कई बार शासक अपने पड़ोसियों से इतने डरे होते थे या इतने लालची कि उन्हें ये एक आसान रास्ता लगता था। और अगर कोई शासक नकद सब्सिडी नहीं दे पाता था तो उससे उसके राज्य का एक बड़ा और उपजाऊ हिस्सा ले लिया जाता था, हमेशा के लिए। वाह, और भी कुछ था? हाँ, और भी था। उसे अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो असल में एक जासूस का काम करता था। बिल्कुल। और शासक अंग्रेजों की मर्जी के बिना किसी दूसरे यूरोपियन को, जैसे किसी फ्रांसीसी को, नौकरी नहीं दे सकता था। और न ही गवर्नर जनरल से पूछे बिना किसी दूसरे भारतीय राजा से कोई बातचीत कर सकता था। तो मतलब हाथ पैर पूरी तरह से बांध दिए? पूरी तरह से। और बदले में अंग्रेज क्या देते थे? सिर्फ खोखले वादे। बदले में अंग्रेज उसे बाहरी दुश्मनों से बचाने का वादा करते थे। और एक वादा ये भी था कि वो राज्य के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। एक ऐसा वादा जिसे उन्होंने शायद ही कभी निभाया होगा। शायद ही कभी। ये बस कहने की बात थी। असल में एक सहायक संधि पर दस्तखत करके एक भारतीय राज्य अपनी आजादी को लगभग बेच देता था। कैसे? मतलब राजनीतिक तौर पर तो वो आजाद था, है ना? नहीं, उसने आत्मरक्षा का अधिकार खो दिया, अपनी विदेश नीति मतलब कूटनीतिक संबंध बनाने का अधिकार खो दिया, विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करने का अधिकार खो दिया, और अपने पड़ोसियों से झगड़े मिटाने का भी। वो भी। भारतीय शासक पूरी तरह से ब्रिटिश रेजिडेंट के अधीन हो गया, जो राज्य के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में दखल देता था। तो ये सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं छीन रही थी, ये शासक को अपनी ही प्रजा से, अपनी ही जमीन से और अपनी जिम्मेदारी से दूर कर रही थी। तो अंग्रेजों की असली जीत तलवार से नहीं बल्कि इस कलम और कागज से हुई। आपने बिल्कुल सही कहा, मीठा जहर। और इसका असर सिर्फ राजा पर नहीं बल्कि पूरी प्रजा पर पड़ता था। वो कैसे? मतलब आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ? असर बहुत भयानक था।
सहायक सेना के रख रखाव का खर्चा इतना ज्यादा होता था, मतलब मनमाने ढंग से तय किया जाता था कि राज्य का खजाना खाली हो जाता था। और ये पैसा आता कहाँ से था? प्रजा से। इस सब्सिडी को चुकाने के लिए प्रजा पर भारी टैक्स लगाए जाते थे, जिससे वो और गरीब हो जाती थी। राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती थी। और सेना का क्या हुआ, जो राज्यों की अपनी सेना थी? वो भी एक बड़ा मुद्दा था। जैसे ही संधि होती थी, अंग्रेज शासक से कहते थे कि अब तुम्हें अपनी सेना की जरूरत नहीं है, हमारी सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। और राजा अपनी सेना भंग कर देता था? हाँ, और सोचिए, लाखों सैनिक और अधिकारी रातों रात बेरोजगार हो जाते थे। पूरे देश में गरीबी और अशांति फैल जाती थी। और सबसे खतरनाक बात, शासक को अब अपनी प्रजा का कोई डर नहीं रहा। बिल्कुल यही। उसे पता था कि अगर जनता विद्रोह करेगी तो अंग्रेजों की सेना उसे बचाने आ जाएगी। तो उसने अपनी प्रजा के सुख दुख की परवाह करना ही छोड़ दिया। वो अत्याचारी बन गया। जबकि अंग्रेजों के तो दोनों हाथों में लड्डू थे। हाँ, उन्हें भारतीय राज्यों के खर्चे पर एक विशाल सेना मिल गई, जो पूरे भारत में कहीं भी तैनात की जा सकती थी। और जब चाहें वो किसी भी राजा पर अकुशल शासन का इल्जाम लगाकर उसका पूरा राज्य हड़प सकते थे। इसी वजह से एक ब्रिटिश लेखक ने उस समय लिखा था कि सहायक संधि प्रणाली सहयोगियों को मोटा करने की एक प्रणाली थी, जैसे हम बैलों को मोटा करते हैं जब तक कि वो खाए जाने की योग्य ना हो जाएं। वाह, ये एक लाइन इस पूरी नीति की असलियत बता देती है। तो ये तो हुई थ्योरी। असल में ये जाल सबसे पहले किस पर फेंका गया? हैदराबाद का निजाम। सही कहा। बिल्कुल। 1798 और 1800 में निजाम इस जाल में फंसने वाले पहले बड़े शासक बने। उन्हें सहायक सेना के खर्चे के बदले अपने राज्य का एक बहुत बड़ा उपजाऊ हिस्सा कंपनी को देना पड़ा। और उनके बाद अगला निशाना बना अवध। 1801 में अवध के नवाब को एक ऐसी ही संधि पर मजबूर किया गया। अवध तो उस वक्त बहुत अहम रियासत थी। बहुत अहम। और उनसे तो लगभग आधा राज्य ले लिया गया, जिसमें रोहिलखंड और गंगा यमुना के बीच का जो दोआब का इलाका है वो शामिल था। मतलब सबसे कीमती जमीन, सबसे उपजाऊ, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली जमीन। लेकिन हर किसी ने इस मीठे जहर को पिया नहीं होगा। कोई तो होगा जिसने वेलेस्ली की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी होगी। एक था मैसूर का शेर, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू वेलेस्ली की चाल को अच्छी तरह समझता था। वो 1792 की हार को भूला नहीं था, जब अंग्रेजों ने उसका आधा राज्य छीन लिया था। वो जानता था कि यह संधि गुलामी का दूसरा नाम है। वो लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा था और जानता था कि अंग्रेजों से एक आखिरी लड़ाई लड़नी ही होगी। और वो अकेला नहीं लड़ना चाहता था, है ना? मैंने पढ़ा है कि उसने दूसरे देशों से भी मदद मांगी थी। हाँ, टीपू ने एक ब्रिटिश विरोधी गठबंधन बनाने की पूरी कोशिश की। उसने फ्रांस के क्रांतिकारियों से संपर्क किया और अफगानिस्तान, अरब और तुर्की में अपने दूत भेजे। वो जानता था कि इस वैश्विक खिलाड़ी को हराने के लिए एक वैश्विक गठबंधन बनाना पड़ेगा। लेकिन वेलेस्ली उससे भी ज्यादा तेज निकला, बहुत ज्यादा तेज। इससे पहले कि फ्रांस से कोई मदद आ पाती, 1799 में ब्रिटिश सेना ने मैसूर पर हमला कर दिया। युद्ध छोटा लेकिन बहुत भयंकर था। और टीपू हार गया। हाँ, टीपू हार गया, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके। अंग्रेजों ने उसे अपमानजनक शर्तों पर संधि का प्रस्ताव दिया और उसने मना कर दिया। उसका वो मशहूर कथन है। बिल्कुल, उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और गर्व से कहा, पेंशन पाने वाले राजाओं और नवाबों की सूची में काफिरों पर एक दयनीय आश्रित के रूप में जीने की तुलना में एक सैनिक की तरह मरना बेहतर है। वाह, एक सैनिक की तरह मरना बेहतर है। मतलब वो आदमी आखिर तक नहीं झुका। और उसने वही किया जो कहा था। 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम के दरवाजे की रक्षा करते हुए उसकी वीरतापूर्ण मृत्यु हो गई। और टीपू के बाद मैसूर का क्या हुआ? उसके बाद मैसूर का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों और उनके सहयोगी निजाम ने आपस में बांट लिया, और जो छोटा सा राज्य बचा उसे पुराने हिंदू राजाओं के वंशज को सौंप दिया गया। लेकिन एक शर्त पर। हाँ, एक विशेष सहायक संधि के साथ। अंत में मैसूर भी उसी जाल में फंस गया जिससे टीपू उसे बचाना चाहता था। टीपू के बाद अब भारत में सिर्फ एक बड़ी शक्ति बची थी जो अंग्रेजों के रास्ते का कांटा थी, मराठा साम्राज्य। हाँ, और अब वेलेस्ली का पूरा ध्यान मराठों की तरफ गया। मराठा साम्राज्य उस समय 5 बड़े सरदारों का एक संघ था। 5 सरदार कौन कौन थे ये? पूना में पेशवा, जो नाम के लिए इन सब के प्रमुख थे। फिर बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोंसले। तो 5 शक्तिशाली सरदार।
अगर वो एक साथ आ जाते तो शायद अंग्रेजों को हरा सकते थे ना। फिर क्या गलत हुआ? यही तो सबसे बड़ी त्रासदी थी। उनमें एकता थी ही नहीं। मतलब आपस में ही लड़ रहे थे। बुरी तरह से। ये कोई छोटी मोटी अनबन नहीं थी, ये दशकों पुरानी दुश्मनी थी, सत्ता और सम्मान की लड़ाई। होलकर और सिंधिया के बीच की दुश्मनी तो इतनी गहरी थी कि एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए वो अंग्रेजों से भी हाथ मिलाने को तैयार थे। उन्होंने ये नहीं समझा कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं थे। बिल्कुल नहीं समझा। वो बस इस आग में घी डाल रहे थे ताकि सब जल जाएं और वो आराम से राज कर सकें। और वेलेस्ली ने इसी फ्रूट का फायदा उठाया। पूरी तरह से। एक निर्णायक मोड़ आया 25 अक्टूबर 1802 को। दिवाली का दिन था। दिवाली का दिन। हाँ, इंदौर के यशवंतराव होलकर ने पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को पूना के पास हरा दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय इतना डरपोक था कि वो मैदान से भाग गया। कहाँ? भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया और वहां 1802 के आखिरी दिन उसने बेसिन में सहायक संधि पर दस्तखत कर दिए। मतलब मराठा संघ के मुखिया ने ही अपनी आजादी अंग्रेजों के हाथ बेच दी। हाँ, ये मराठा सरदारों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो इसके बाद तो वो सब एक हो गए होंगे। नहीं, यही तो बात है। इस संकट की घड़ी में भी वो एक नहीं हुए। जब सिंधिया और भोंसले ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए तो होलकर चुपचाप देखता रहा। और जब होलकर लड़ा? और बाद में जब होलकर ने लड़ाई छेड़ी तो सिंधिया और भोंसले ने उसका साथ नहीं दिया। और अंग्रेजों ने एक एक करके सबको हरा दिया। हाँ, दक्षिण में आर्थर वेलेस्ली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बना, और उत्तर में लॉर्ड लेक ने मराठा सेनाओं को हरा दिया। दिल्ली और आगरा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और मुगल बादशाह, जो अब सिर्फ नाम का बादशाह था, वो भी कंपनी का पेंशनर बन गया। सिंधिया और भोंसले को भी सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। पेशवा तो अब अंग्रेजों के हाथ की एक कठपुतली बन चुका था। तो अब सिर्फ एक खिलाड़ी बचा था, यशवंतराव होलकर। हाँ, और उसे हराना आसान साबित नहीं हुआ। होलकर ने ब्रिटिश सेनाओं को कड़ी टक्कर दी, लेकिन तब तक लंदन में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को, मतलब शेयर होल्डर्स को, चिंता होने लगी थी। चिंता? वेलेस्ली तो उनके लिए पूरा हिंदुस्तान जीत रहा था। उन्हें किस बात की चिंता थी? पैसे की कमाना था, न कि महंगे युद्ध लड़ना। वेलेस्ली की नीतियों की वजह से कंपनी का कर्ज आसमान छू रहा था। 1797 में जो कर्ज 17 मिलियन पाउंड था, वो 1806 तक बढ़कर 31 मिलियन पाउंड हो गया था। ओ, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। शेयरधारक घबरा गए। ऊपर से यूरोप में नेपोलियन का खतरा फिर से बढ़ रहा था। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारत में और पंगा लेना ठीक नहीं है। तो उन्होंने वेलेस्ली के पंख काट दिए। बिल्कुल। 1805 में वेलेस्ली को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने जनवरी 1806 में होलकर के साथ शांति संधि कर ली, जिसमें होलकर को उसका ज्यादातर इलाका वापस दे दिया गया। तो इसका कुल मतलब क्या है? वेलेस्ली की विस्तारवादी नीति को अंत के करीब रोक तो दिया गया था, पर तब तक वो अपना काम कर चुका था। काम पूरा हो चुका था। इन 7 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी सर्वोपरि शक्ति बन चुकी थी। हाँ, खेल लगभग खत्म हो चुका था। इस दौर की मानसिकता को समझने के लिए कंपनी के एक युवा अधिकारी हेनरी रॉबर्ट क्लार्क का एक लेख बहुत कुछ कहता है। क्या लिखा था उसने? 1805 के आसपास उसने लिखा, भारत में एक अंग्रेज गौरवान्वित और हठी होता है। वो खुद को एक पराजित कौम के बीच एक विजेता महसूस करता है और अपने से नीचे के सभी लोगों को कुछ हद तक श्रेष्ठता की भावना से देखता है। ये लाइन उस पूरे दौर के रवैये को बयां करती है। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत भी थी। बिल्कुल। आज की हमारी ये बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल पीछे छोड़ जाती है। हमने स्रोतों में देखा कि अंग्रेजों की सुरक्षा में आने के बाद भारतीय शासक अपनी ही प्रजा पर ज्यादा जुल्म करने लगे थे। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प और अहम सवाल है। सवाल यह है कि शासन की प्रकृति कैसे बदल जाती है जब किसी शासक की शक्ति अपनी प्रजा की सहमति या डर से नहीं, बल्कि एक बाहरी विदेशी शक्ति से आती है। ये शासक और शासित के बीच के रिश्ते को कैसे हमेशा के लिए बदल देता है। वो शासक अपनी प्रजा को दोस्त समझता है या बोझ, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।